इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का भूगोल अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं और आपको बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमेजन बेसिन खाली जगह महाद्वीप में स्थित है। तो अमेजन बेसिन जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दूसरा है पटना खाली जगह नदी के तट पर स्थित है। तो पटना जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। तीसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल खाली जगह है, तो उसकी प्रमुख फसल क्या है? धान है। चौथा है एक सींग वाला गेंडा खाली जगह में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ठीक है। पांचवा है कोलकाता खाली जगह नदी के तट पर स्थित है। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, टूकन क्या है? टूकन क्या है? फसल है, पशु है, पक्षी है, फूल है। तो टूकन एक पक्षी का नाम है। ठीक है। दूसरा है अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं? सेल्वा, प्रेरी, डाउन्स, वेल्ड। तो अमेजन बेसिन में जो है वो सेल्वा कहा जाता है। तीसरा है चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो चाय के बागान जो है असम, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, तो वो असम में पाए जाते हैं। चौथा है कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? रोक्का, पोडू, मिल्पा, झूम, तो वो रोक्का कहलाते हैं। ठीक है। पाठ को पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। पांचवा है सुंदर वन का डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो सुंदर वन का डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा जमुना, यमुना ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र सिंधु, तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं आगे। तीसरा नंबर है नाम लिखिए अमेजन बेसिन में स्थित दो देशों के नाम। तो वो है ब्राज़ील और पेरू। दूसरा है वर्षा वन पाए जाने वाले दो प्रदेशों के नाम। तो वो दो प्रदेश है वर्षा वन प्रदेश एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र के दो सहायक नदियों के नाम। तो वो है पहला दिहांग, दूसरा लोहित। चौथा है गंगा डेल्टा में पाए जाने वाले दो वर्षों के नाम। सॉरी, यहाँ होगा दो फलों के नाम। ठीक है। तो डेल्टा में पाए जाने वाले दो फसल वो है लीची और आम। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित चार प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम। तो वो है पटना का गोलघर और आगरा का ताजमहल, गया का बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, ये चारों पर्यटन स्थल हैं। चौथा देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है, क्यों? उत्तर है इसका धान की कृषि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर नदियों का घना जाल है जहाँ से धान के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाती है। इसी कारण से गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की
खेती होती है। दूसरा है कि अमेजन बेसिन में वर्षा वन के कटने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका आंसर है कि अमेजन बेसिन में विकास की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे जैविक विविधता एवं वर्षा में कमी आ रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्षा वन का एक बड़ा भाग प्रतिवर्ष लुप्त होता जा रहा है। वर्षा वन के विलुप्त होने से इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। मृदा अपरदन के कारण बंजर भूमि का क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तीसरा देखते हैं कि अमेजन बेसिन में मानव जीवन कठिन है कैसे। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ वर्ष भर गर्म एवं आदर्श जलवायु रहती है। आर्द्रता के कारण शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। यहाँ प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च और रात का तापमान कम है। वर्ष भर एक समान मौसम रहने के कारण जलवायु परिवर्तन भी नहीं होता। यहाँ बहुत घने वन पाए जाते हैं। पेड़ों के घने आवरण के कारण सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं पहुंच पाती है। यहाँ के लोग शिकार कर तथा स्थान बदलकर कृषि करके अपना पेट भरते हैं। क्लियर है। चौथा है बहुपर्तीय खेती से आप क्या समझते हैं। तो बहुपर्तीय खेती ऐसी खेती है की तकनीक है जिसमें एक ही खेत में एक साथ कई तरह की फसलें उगाई जाती है। फसलें ऊंचाई में अलग अलग होती है, जैसे कि कुछ फसलें ज़मीन पर उगती है तो कुछ फसलें ऊंचाई पर लता या पौधों के सहारे उगती है। आइए देखते हैं 5वां नंबर, अंतर बताइए। सहायक नदी और वितरक नदी। पहले सहायक नदी देखते हैं। सहायक नदी उसे कहते हैं जो अपना जल मुख्य नदी में मिलाकर उसमें विलीन हो जाती है और आगे साथ चलती है। उदाहरण के लिए यमुना गंगा की सहायक नदी है। वितरक नदी देखते हैं। वितरक नदी उस नदी को कहते हैं जो मुख्य नदी से निकलकर किसी अलग दिशा में बहने लगती है। वितरक नदी अपना जल मुख्य नदी से लेती है। क्लियर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। दूसरा है रेशम कीट पालन और कृषि। कीट पालन पहला देखते हैं कि पहले कीट पालन का। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम जीवों का पालना करना होता है। आशय है कि बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए यह कृषि पर आधारित एवं कुटीर उद्योग है। इसे बहुत कम कीमत पर ग्रामीण क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है। क्लियर है। कृषि देखते हैं। कृषि खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित है। कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया और पौधों को उगाया गया, जिसमें अतिरिक्त खाद का उत्पादन हुआ। 5वां नंबर हो गया। अब देखते हैं 6ठा नंबर, कारण बताइए। पहला नंबर है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आइए देखते हैं। उत्तर है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा की गई जलोढ़ मृदा मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। भारत का विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और
वह घनी आबादी वाले भूभागों में से एक है। यह मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से भरा रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपजाऊ है, अतः यहाँ संख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, कारण पता चला। दूसरा देखते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। क्या कारण है, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। कर्तन एवं दहन कृषि की पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। ख है, इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। फिर अगला स्टेप, जमीन के टुकड़ों पर बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इन टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है। आगे इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है, फिर वही प्रक्रिया अपनाया जाता है। फिर भूमि इस तरह से क्या होता है, भूमि जब मिट्टी उपजाऊ नहीं रहा, फिर स्थान बदला जाता है। सातवां देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वनस्पति एवं वन्य जीव का विश्लेषण कीजिए। आइए उत्तर देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र में वन्य जीवन। उसके बाद हम देखेंगे बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। आगे स्टेप, एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ग नंबर, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। घ, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। अंग, रोहू, कतला एवं हिस मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। दूसरा देखते हैं, मानव और पर्यावरण के बीच मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है, व्याख्या कीजिए। देखते हैं, मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। प्राचीन काल से ही मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। प्राकृतिक तत्वों में वर्षा, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, ऊंचा उच्च तथा मानवीय तत्वों में भाषा, खान पान, धर्म, आस्था, वस्त्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। मानव की मूल आवश्यकता है भोजन, वस्त्र एवं आवास पर्यावरण से प्रभावित होती है। विभिन्न प्रदेशों के मानवीय अधिवास, वस्त्र और भोजन में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। भजन लिखा गया है, भोजन होगा, क्योंकि खान पान, वस्त्र एवं गृह निर्माण पर्यावरण पर निर्भर है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद।